आगे है प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी कर दें। कठपुतली ये होती है, यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हो तो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है और उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। आपने देखा भी होगा कहीं पर जगहों पर घूमने गए होते हैं। आनाकानी कर दी। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दियागा। किस पर हमला कर दियागा? इंग्लिश फैक्ट्री पर। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लियागा। गोदामों पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज भी उनकी घेरे में ले ली। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा कर लियागा, उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दियागा। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। देख सकते हो आप चित्र नंबर 4 में रॉबर्ट क्लाइव ये थे। आगे चलते हैं। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति जो मीर जाफर थे की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। किसने हिस्सा नहीं लिया? मीर जाफर ने। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया था सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला को हटाकर किसको नवाब बना दिया गया था? मीर जाफर को। संप्रभुता का आनाकानी कर दी। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दियागा। किस पर हमला कर दियागा? इंग्लिश फैक्ट्री पर। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लियागा। गोदामों पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए और अंग्रेज जहाज भी उनकी घेरे में ले ली। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर भी कब्जा कर लियागा, उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दियागा। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। देख सकते हो आप चित्र नंबर 4 में रॉबर्ट क्लाइव ये थे। आगे चलते हैं। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति जो मीर जाफर थे की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। किसने हिस्सा नहीं लिया? मीर जाफर ने।
रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने साथ मिला लिया था, सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला को हटाकर किसको नवाब बना दिया गया था? मीर जाफर को। चित्र 6 में आप देख सकते हो सिराजुद्दौला, ये इसकी फोटो है साइड में। चलो हम आगे चलते हैं। संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख सटलर्निंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो क्या किया? कंपनी ने हटाकर मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में भी उसको भी हराना पड़ा। बक्सर की लड़ाई 1764 में उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाकों और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई, 1765 में उसकी मृत्यु हो गई थी मीर जाफर की, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह यह थी कि उसमें ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। यह है नवाबों की शिकायत। 1733 में बंगाल के नवाबों ने इंग्लिश व्यापार के ने कहा कि जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती की थी कि यह फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए, लेकिन ज़मीन मिल गई तो उन्होंने मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए गए और नदी से जुड़ते दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी गई। उन्हें बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने
मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया गया और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनकी एक ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे थे। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक ही मतलब था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया था कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो वहां उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यालय में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के शत्रु संध्यापद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारी और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा इन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजों संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों में कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में भी रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती। चित्र 7 में आप देख सकते हो अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुदा उज्ज्वला टेली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र 1772 में। बक्सर की लड़ाई के बाद संधियों के फलस्वरूप नवाब शुदा उज्ज्वला के ज़्यादा कर अधिकार छीन ले गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चीर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनको इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिजल्ट वेल्जली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। क्योंकि उसके पैसा नहीं कर पाए थे तो इसलिए उसको मजबूर में
आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हैस्टेक्स की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है। जो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं, शासन के कामों को रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है और टकराव को उथल पुथल पैदा हो जाती है। यह जेम्स मिल 1832। टीपू सुल्तान शहर ए मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्येक सैन्य टकराव का रास्ता भी अपना। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल है 1761 से 1782। उसके मुखिया पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से 1799। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया गया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया गया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया।